लास्ट क्लास में मैंने आपको महासागरीय धाराओं पर क्वेश्चन दिया था। इसका आंसर लिखकर आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजना था। आज हम इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। देखो, क्वेश्चन को सबसे पहले हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है, उसकी डिमांड को समझना, और यही आंसर लिखने का पहला स्टेप है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त हमें डिमांड का पता होना चाहिए। जो पूछा है वही लिखना है, घुमा कर नहीं लिखना जो पूछा है, क्योंकि आपके पास समय भी कम है और स्पेस भी कम है। तो जो पूछा है डायरेक्ट उसी पर हिट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, यहां पर लिखा है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। अर्थात हमें क्वेश्चन पूछा है महासागरीय धाराओं पर, और उसकी भी उत्पत्ति के लिए जो उत्तरदायी कारक है उनके बारे में बताना। और उसके बाद लिखा है कि अंध महासागर की जलधाराओं का नाम बताइए, कि जो अटलांटिक ओशन है उसमें जो करंट्स हैं उनके नाम बताओ। तो ये दो पार्ट में बटा हुआ, एक ये और एक ये। तो हमें उसकी उत्पत्ति से संबंधित कारकों को लिखना होगा, और सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि अटलांटिक ओशन में कौन कौन सी करंट फ्लो करती हैं। और साथ में इसके साथ हमें एक डायग्राम भी बनाना होगा, वर्ल्ड का मैप बनाएंगे, उस मैप पर ओशनिक करंट्स को शो कर सकते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी का रूल है कि आपको इसमें मैप बनाना है, डायग्राम बनाना है, ये जरूर होना चाहिए। तो अब हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, कैसे लिखना था। देखो, इंग्लिश में लिखा है मेंशन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ ओशन करंट। कौन कौन से फैक्टर हैं जो ओशन करंट के ओरिजिन के लिए उत्तरदायी हैं, और अटलांटिक ओशन के करंट के बारे में लिख। अब आते हैं हम इसकी फॉर्मेटिंग पे। तो सबसे पहले तो हमें लिखना होगा इंट्रो, जैसा कि हम सभी क्लासेस में पहले भी करते हैं। तो हमें इसको तीन पार्ट में लिखना। सबसे पहला होगा इंट्रो, फिर हम लिखेंगे इसकी मेन बॉडी, और फिर लास्ट में हमें लिखना होगा इसका कंक्लूजन। अब तीनों पर हम बात कर लेते हैं, और फिर मैं इसको डिटेल में आपको फॉर्मेटिंग करके दिखाऊंगा, आप उसको साथ के साथ उतार लेना। देखो, उसने क्वेश्चन पूछा है कि ओशन करंट के लिए या उनकी उत्पत्ति के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। तो इंट्रो में मैं बता दूं कि ओशन करंट है क्या, तो डिफाइन कर देता हूं कि महासागरीय धाराएं क्या हैं। महासागरीय जल का एक निश्चित दिशा में क्षैतिज प्रवाह है, कि ओशन का जो वाटर होता है, जो महासागरीय जल होता है, वो एक निश्चित दिशा में फ्लो करता है और क्षैतिज तल में प्रवाह होता है उसका, उसे ही हम ओशन करंट कहते हैं। वो सरफेस करंट के रूप में भी हो सकता है और डीप ओशन करंट के रूप में भी हो सकता है। तो हमने कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लिया, हमने सीधे सीधे ये बता दिया कि महासागरीय जल का एक निश्चित दिशा में क्षैतिज प्रवाही महासागरीय धारा है। तो ये इंट्रो में बता दिया। साथ के साथ हम इसका कुछ महत्व भी बता सकते हैं। एक लाइन में हम इसका महत्व भी बता सकते हैं कि महासागरीय धाराओं के कारण निम्न और उच्च अक्षांशों के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जिससे अक्षांशीय तापीय संतुलन बना रहता है। तो हमने क्या किया, इसको डिफाइन किया, साथ में इसका एक लाइन में हमने महत्व भी लिख दिया। सॉरी। तो ये हम इसके इंट्रो में लिखेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, यहां पर एक डेफिनेशन। अभी मैं लिखूंगा, आगे चार्ट बनाऊंगा इसका। डेफिनेशन लिख देंगे और इसका कुछ इंपॉर्टेंस लिख देंगे, इसका महत्व क्या है। अब आएंगे फिर मेन बॉडी पर। मेन बॉडी के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि उसके उत्पत्ति के कारकों को लिखना है, दूसरे पार्ट में हमें अटलांटिक ओशन की करंट्स के बारे में लिखना। तो यहां पर हम इसको दो पार्ट में पहले तोड़ेंगे, कि एक पार्ट में तो हमें लिखना है कि उत्पत्ति के कारक, ओरिजिन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उनको लिख देंगे। और उसको हम आगे क्या करेंगे, आगे इनको फिर से सब पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन से मुख्य कारक हैं। अगर यहां कारकों की बात कर ली जाए तो इनको डिटेल में हम समझेंगे अभी, लेकिन पहले अगर मोटा मोटा फ्रेमिंग करनी हो मुझे, तो कैसे करूंगा, ऐसे तो करूंगा। इसकी उत्पत्ति के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे। तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है विंड, पवन। प्रचलित पवनें जो होती हैं के कारण होता है। इसके साथ साथ दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है, उसमें हम कई सारे फैक्टर को एक साथ जोड़ सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी, तीनों को एक साथ लिख सकते हैं। अदरवाइज फैक्टर बहुत सारे बन जाएंगे, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनको एक ही साथ लिखना चाहिए। तापमान, लवणता और घनत्व। इसके बाद जो अगला फैक्टर होता है वो होता है लैंड मास, स्थलखंड। ये होंगे स्थलखंड। स्थलखंड भी इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, वो बताऊंगा कैसे होते हैं।
ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये कोई कम इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर लैंड मैस। अभी देखेंगे कैसे। इसके बाद हम लिख सकते हैं कोरियोलिस फोर्स पर, सीएफ पर। कोरियोलिस बल जो होता है वो किस लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं ग्रेविटी पे, गुरुत्वीय बल पर, किस तरह से ग्रेविटी महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती है। तो ये जो मेजर फैक्टर हैं, इनको 5-6 फैक्टर्स को लिख देंगे, जिससे क्या होगा, आपका एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अभी 2 पार्ट में लिखना है, तो एक पार्ट में ये लिखेंगे, दूसरे पार्ट में हम आ जाएंगे अटलांटिक ओशन की जो करंट्स हैं उनके। उसने बोला कि नाम बताओ, तो नाम तो हमें बताने ही बताने, साथ में हम इसके साथ इसका वर्ल्ड का मैप बनाएंगे और उस पर इनको शो कर देंगे। और फिर लास्ट में हम इसका क्या लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। तो वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के साथ जोड़ सकते हैं कि वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण महासागरीय धाराओं के प्रतिरूप में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अतः इनके जलवायु पर, बायोडायवर्सिटी पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों को समझने के लिए इनकी बेहतर समझ आवश्यक है। कि हम लिख सकते हैं कि हमने इसको क्या कर दिया, ग्लोबल वार्मिंग के साथ जोड़ दिया कि वर्तमान में ये परिवर्तन, इनमें परिवर्तन हो रहा है। जैसे आपने सुना होगा अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, वो धीमे धीमे स्लो हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अभी आया था आईपीसीसी की रिपोर्ट AR6 में कहा गया है कि अब ये कंफर्म हो चुका है कि अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन जो AMOC है वो स्लो हो रहा है। अब उसका क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्लाइमेट पर क्या इंपैक्ट है, बायोडायवर्सिटी पर क्या इंपैक्ट है, उस सबको समझने के लिए हमें इन ओशन करंट को बेहतर रूप से समझने की आवश्यकता है, या इनके आपसी अंतर संबंधों को बेहतर समझने की आवश्यकता है। तो ये हम इसके कंक्लूजन में लिख देंगे। हमने इसको बिल्कुल करंट अफेयर से जोड़ दिया कंक्लूजन। इस तरह से इसकी हम फॉर्मेटिंग करेंगे। तो देखो दिमाग में क्या किया हमने, सीधा सीधे इस फॉर्मेटिंग को लाने के लिए हमने देखा ओशन करंट पे क्वेश्चन है, उसकी डेफिनेशन को लिख दिया, इंपॉर्टेंस को लिख दिया, फिर उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, आगे उसको सब पार्ट में डिवाइड कर लिया। जो आपने पढ़ा है उसी को हमने यहां पर लिंक कर लिया। तो अब हम इसको आगे चलते हैं, देखो कैसे इसको लिखना है। अब अगर यहां पर मैं शुरू करता हूं इंट्रो से, देखो यहां पर हम स्टार्ट करते, मैं लिख सकता हूं महासागरीय धाराएं क्या है। ये महासागरीय जल का निश्चित दिशा में क्षैतिज प्रवाह है। यहां पर आप महासागरीय जल भी ले सकते हो, या यहां पर लिख सकते चाल महासागरीय जल राशियां, वाटर मासेस, जल राशि, कुछ भी लिख सकते हो। महासागरीय जल का निश्चित दिशा में क्षैतिज प्रवाह, या यूं भी लिख सकते हो विशाल महासागरीय जल राशियों का निश्चित दिशा में क्षैतिज प्रवाह ही ओशन करंट कहलाता है। तो हमने बिल्कुल प्रिसाइज, बिल्कुल सटीक डेफिनेशन लिख दी, इधर उधर की बातें नहीं करना है। फिर हम इसका महत्व लिख देंगे कि ये इसका महत्व किसमें, अक्षांशीय तापीय संतुलन को बनाए रखने में। तो यहां पर मैं इसका महत्व लिख सकता हूं, मैं ब्रीफ में लिख दे रहा हूं, अक्षांशीय तापीय संतुलन को बनाए रखने में सहायता करती हैं, या अक्षांशीय तापीय संतुलन को बनाए रखती हैं। लैटिट्यूडनल हीट बजट को ये बैलेंस में रखती हैं, उसको संतुलित बनाए। तो ये हमने इसके इंट्रो में लिख दिया। अब बात करते हैं मेन बॉडी की। अब यहां पर पढ़ना होगा मेन बॉडी में, तो यहां पर सबसे पहले हमें लिखना है ओरिजिन के कारण, या यूं लिख सकते हैं महासागरीय उत्पत्ति कारण, कारण लिखेंगे। उत्पत्ति के कारणों को देखो, ये 12 नंबर का क्वेश्चन था 200 वर्ड्स में, तो हमें इनको एक्सप्लेन करना होगा। उत्पत्ति के कारण है तो वो किस प्रकार महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में योगदान करते हैं, ये हमें लिखना होगा। तो 1 बाय 1 अगर हम शुरू करें तो सबसे पहला कौन सा होगा, पवन या विंड, प्रचलित पवनें जो होती हैं। अब जब पवनें प्रवाहित होती हैं तो वो सागरीय जल को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं, फ्रिक्शन, घर्षण की वजह से। जो पवनों में, जो विंड में एनर्जी है वो ट्रांसफर करती है वो पानी को, वाटर को, और उसके साथ साथ पानी क्या करता है, फ्लो करने लगता है। अगर मैं यहां पर बात करूं इस तरह से, मान लो कि ये एक ओशन की तरह है, छोटा सा बेसिन है,
और यहां से अगर विंड फ्लो कर रही है, ये पूरा का पूरा महासागरीय जल है जो ऊपर की लेयर है इस तरह से फ्लो करने लगे। महासागरीय सतही जल है वो इस तरह से फ्लो करने लगेगा, इसे बोलते हैं सरफेस ओशन। अब जब ये इस तरह से पानी यूं बहेगा तो यहां पर जाकर एकत्रित हो जाएगा। जब यहां पर जल एकत्रित होगा तो यहां पर ये पानी ऐसे सिंक करने लगेगा, इसकी डाउन वेलिंग होने लगेगी। आपने सुना होगा डाउन वेलिंग। जहां पर ये एकत्रित हुआ, यहां पर जल ज्यादा एकत्रित होने की वजह से ये नीचे सिंक करने लगेगा, अवतलित होने लगेगा, तो यहां पर इस प्रक्रिया को बोलते हैं डाउन वेलिंग। और जब ये जल यहां से यूं प्रवाहित होगा इस तरह से, इसे क्रीप कहा जाता है, इसे कहते हैं क्रीप, या इसे डीप ओशन करंट भी कह सकते हैं। जो गहरे सागर में या छिछले सागर में कुछ गहराई पर प्रवाहित होती हैं, ऐसी धाराओं को हम कहते हैं डीप ओशन करंट। और अगर बात की जाए सरफेस ओशन करंट में, इसमें सिर्फ 10% पानी ही सम्मिलित होता है। अगर हम सतह पर जो धाराएं प्रवाहित होते हैं उनकी बात करें तो जितना ओशन में वॉल्यूम है वाटर का, उसका सिर्फ 10% ही इसमें इन्वॉल्व है। 90% जो पानी है वो इस डीप ओशन करंट में इन्वॉल्व होता है। तो ये बचे हुए पार्ट में ये डीप ओशन करंट चलती है, इसे बोलेंगे डीप ओशन करंट। और अगर पानी यहां से हटा के ले जाएंगी पवने अपने साथ, तो इसकी यहां पर जो पानी की कमी हो जाएगी, यहां सी लेवल नीचा हो जाएगा, इसकी क्षतिपूर्ति के लिए नीचे से पानी ऊपर आएगा, क्योंकि यहां का पानी हट गया, यहां से हटा के ले गई है पवने अपने साथ घर्षण की वजह से। इसे बोलते हैं, यहां का पानी जो ऊपर आएगा इसे बोलते हैं अपवेलिंग। और यहां का टेम्परेचर कम होगा और यहां का टेम्परेचर, तो देखो यहां पर सरफेस ओशन करंट चली, यहां पर डीप ओशन करंट करी, लेकिन दोनों में देखो हो क्या रहा है, महासागरीय जल का क्षैतिज प्रवाह होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है, वर्टिकल मूवमेंट नहीं हो रही है। यहां पर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां पर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसीलिए कहा गया है कि ये जो महासागरीय धाराएं हैं वो महासागरीय जल का या महासागरीय जल राशियों का एक निश्चित दिशा में क्षैतिज प्रवाह है, हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है। तो यहां पर देखो विंड ने क्या किया, विंड ने यहां पर फ्रिक्शन किया, घर्षण किया, इस घर्षण की वजह से ये सब यहां से यूं फ्लो हो रहा है और महासागरीय धाराएं प्रवाहित होने। ये तो हम इसमें लिख देंगे कि किस तरह से विंड का रोल रहता है। इसके बाद हम लिखेंगे हमेशा एग्जाम्पल, याद रखना हर एक को अपने एक एग्जाम्पल के साथ आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो आपने सुना होगा नॉर्थ इक्विटोरियल करंट, साउथ इक्विटोरियल करंट, जो विषुवत रेखीय धारा। तो विषुवत रेखीय धाराएं किसके प्रभाव में प्रवाहित होती हैं, वो ट्रेड विंड के प्रभाव में होती हैं। आपने देखा होगा इस तरह से, अगर जो है ये 30, इस क्षेत्र में ट्रेड विंड इस तरह से प्रवाहित होती है, ये ट्रेड विंड है। यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में इस तरह से ट्रेड विंड प्रवाहित होती है। तो ये जब ट्रेड विंड प्रवाहित होंगी तो मान लो कोई महासागरीय जल है, तो वहां पर वो क्या करेंगे, उसको अपने साथ बहाकर ले जाएंगे। इसको इस डायग्राम से ऐसे भी देख सकते हैं, देखो बना लिया जाए अगर ये कॉन्टिनेंट है और ये बीच में मान लो ये जीरो, यहां से तो अगर यहां पर इस तरह से ट्रेड विंड प्रवाहित हो रही है, तो ये अपने साथ, ये मान लो महासागरीय पार्ट है ये बीच वाला, तो ये अपने साथ क्या करेगी, यूं जल को बहाकर ले जाएंगी। और यहां पर विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री है, तो विषुवत रेखा के समानांतर धाराएं प्रवाहित होने लगती, इसे हम कहते हैं विषुवत रेखीय धाराएं। उत्तरी गोलार्ध वाली को बोलते हैं नॉर्थ इक्विटोरियल करंट और दक्षिणी वाली को बोलेंगे साउथ इक्विटोरियल करंट। तो ये ट्रेड विंड के प्रभाव में। इसी तरह इस क्षेत्र में, यहां पर ये 60 का क्षेत्र है यहां पर, तो इस क्षेत्र में वेस्टर्लीज विंड प्रवाहित होती है, तो ये अपने साथ इस तरह से प्रवाह करेंगी। अटलांटिक ओशन में जिसे आप बोलते हो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, आप इनका एग्जाम्पल दोगे कि जिस तरह से ट्रेड विंड के क्षेत्र में विषुवत रेखीय धाराएं प्रवाहित होती हैं, उसी तरह पछुआ के क्षेत्र में नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इसका एक एग्जाम्पल है। दोनों के एग्जाम्पल को आप यहां पर लिख सकते हैं। तो देखो अब हुआ क्या, देखो मैंने सबसे पहला लिखा पवन या विंड, ये क्या करती है, घर्षण, और घर्षण के कारण क्या होगा, धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है, धाराएं प्रवाहित होने। फिर मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा कि ट्रेड विंड के प्रभाव में विषुवत रेखीय धाराएं, विषुवत रेखीय धाराएं, ये डायग्राम बनाऊंगा पास में। फिर मैं बताऊंगा कि पछुआ पवनों के प्रभाव में, पछुआ पवने,
इनके प्रभाव का एग्जांपल दूंगा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, या दक्षिण में दे सकते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। इसी तरह इंडियन ओशन में भी आप एग्जांपल दे सकते हो, साउथ वेस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट जो होता है वो भी इसके प्रभाव में होता है। दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून के प्रभाव के कारण जो धाराएं प्रवाहित होती हैं उनको भी लिख सकते हैं, लेकिन दो एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल हैं, ये दो दे दोगे मोर देन इनफ। तो आपने एक चीज लिखी, उसको जस्टिफाई किया नीचे एग्जांपल्स के साथ, और फिर आप इसके साथ क्या करोगे, ये डायग्राम बना दोगे ये वाला। तो डायग्राम भी साथ साथ बनाना है, साथ साथ आपको क्या करना है, तो लिखना है। पहला तो ये हो गया। दूसरा देखो कौन सा होगा। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो यहां पर हम लिखेंगे तापमान, तापमान व लवणता एवं घनत्व। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, मेनली मेजर रोल घनत्व का है, लेकिन हम उसे बताएंगे कि हमें पता है कि तापमान लवणता दोनों घनत्व को प्रभावित करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि टेम्परेचर एंड सैलिनिटी प्रभावित करते हैं घनत्व को। ये लिखेंगे हम कि तापमान और लवणता दोनों ही घनत्व को प्रभावित करते हैं, और घनत्व के अंतर के कारण धाराओं का प्रवाह होता है। ये हम लिखने के बाद इसको एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे। क्या लिखेंगे, तापमान और लवणता के कारण घनत्व प्रभावित होता है, और घनत्व में अंतर के कारण धाराएं प्रवाहित होती हैं। अब उसको समझाएंगे कैसे, उसको समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ। अब कैसे समझाएंगे, देखो यहां पर हमें लिखना होगा कि देखो उच्च अक्षांशों में, एक एग्जाम्पल लेंगे हम उच्च अक्षांश। उच्च अक्षांशों में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, वहां पर तापमान कम होता है, और तापमान कम होने की वजह से वॉल्यूम भी कम हो जाता है, आयतन भी कम हो जाता है, और इसकी वजह से घनत्व बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है जल की, अर्थात जल भारी हो जाता है। इसी तरह से यहां पर जो उच्च अक्षांश है वहां पर आइस फॉर्मेशन होता है, सागर में बर्फ जम जाती है, इस वजह से वहां पर सैलिनिटी बढ़ जाती है, वहां पर सैलिनिटी बढ़ जाती है, लवणता बढ़ जाती है, और लवणता बढ़ जाने की वजह से यहां पर इसका घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और घनत्व बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, डाउन वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। डाउन वेलिंग, डाउन वेलिंग का अर्थ होता है कि पानी नीचे ऐसे बैठने चलने का, जैसे हमने अभी देखा था इस वाले डायग्राम में। देखो यहां पर हमने देखा था कि यहां पर क्या हुआ था, कि यहां पानी ऐसे सिंक करने लग गया था, क्योंकि यहां पर सागर तल ऊंचा हो गया था, तो ये ऐसे नीचे बैठने लगता है। यहां पर ये सब होने लगेगा किस वजह से, उच्च अक्षांशों में, कि जल का जब घनत्व ज्यादा हो जाएगा, वो भारी हो जाएगा, तो वो नीचे सिंक करने लगेगा, और ये जब ऐसे सिंक करने लगेगा, जिससे क्या होगा, डीप ओशन करंट प्रवाहित होनी शुरू हो जाएंगी, डीओसी, डीप ओशन करंट, या जिन्हें आप बोलते हो थर्मोहलाइन सर्कुलेशन, टीएचसी, थर्मोहलाइन सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इसी को आप इसका एग्जांपल दे सकते हो जैसे एएमओ, अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। तो आपने क्या किया, एक तरह से आपने थर्मोहलाइन सर्कुलेशन का एग्जांपल दे दिया कि ये तापमान और घनत्व के अंतर के कारण ही प्रारंभ होता है, मतलब तापमान और लवणता घनत्व को प्रभावित करती हैं, घनत्व ज्यादा होने की वजह से पानी नीचे सिंक करने लगता है, और फिर वो क्या करता है, क्षैतिज दिशा में सरफेस से नीचे प्रवाहित होने लगता है, जिसे हम डीप ओशन करंट कहते हैं, और या थर्मोहलाइन सर्कुलेशन कहते हैं, और इसे हम एएमओसी से जोड़ते हैं, अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। एग्जांपल दे सकते हैं। अब इसके बाद देखो ये उच्च अक्षांशों में हो गया, इसके बाद हम इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं मध्य अक्षांशों में, ये उच्च अक्षांशों का एग्जांपल था। आप अच्छे एग्जांपल दीजिए, वहां पर सीधा वो तापमान का और वो सब आपस में जुड़ेंगे नहीं, एक तो 12-13 बन जाएंगे, वो 15, अगर आप उन फैक्टर्स को लिखने लगोगे, कम से कम 13-14 फैक्टर है वो लिखने लगोगे आप, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर लिखने हैं और आपस में वो इंटरलिंक हो, विद एग्जाम्पल्स हो। अब देखो दूसरा हम कैसे लिख सकते हैं, कहां पर, हम सब ट्रॉपिकल उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में लिख सकते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, या यूं कह सकते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन। अब सब ट्रॉपिकल रीजन में यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है और रेनफॉल कम होता है, वर्षा की मात्रा कम होती है, क्योंकि ये उच्च वायुदाब के क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा है, रेनफॉल कम है, यहां पर वाष्पीकरण ज्यादा है, इवेपोरेशन ज्यादा है, इसकी वजह से यहां पर सैलिनिटी बढ़ जाती है, और सैलिनिटी बढ़ने की वजह से यहां पर डेंसिटी बढ़ जाती है, घनत्व बढ़ जाता है,
और घनत्व बढ़ जाने की वजह से यहाँ पर डीप ओशन करंट प्रारंभ हो जाती है, या यूं को डाउन वेलिंग होती है और उससे डीप ओशन करंट प्रवाहित होती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है भूमध्य सागर, मध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। अगर आप मेडिटेरेनियन सी की बात करोगे तो इस तरह से है मेडिटेरेनियन सी, रफ सा बना लेते हैं यूं, यहाँ पर बहुत ही संकरा है, और इधर फिर ये आपका अटलांटिक है। अब यहाँ पर ये जो मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पर रेनफॉल कम है, यहाँ पर नदियां बहुत कम आके गिरती हैं। कुल मिला के एक तो नील नदी यहाँ पर गिरती है, एक रोन रिवर यहाँ पर आके गिरती है, और दो चार छोटी मोटी नदियां यहाँ पर गिरती हैं, बहुत ज्यादा नदियां यहाँ नहीं गिरती हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, रेनफॉल कम है, इस वजह से यहाँ पर इवेपोरेशन ज्यादा है, वाष्पीकरण ज्यादा है, और इवेपोरेशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर सैलिनिटी ज्यादा है, और सैलिनिटी की वजह ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर डाउन वेलिंग होती है, और डाउन वेलिंग यहाँ पर होने की वजह से यहाँ पर डीप ओशन करंट प्रारंभ होती हैं, अर्थात डीप ओशन करंट यहाँ से यहाँ प्रारंभ होने लगती हैं, इधर से इधर, यहाँ बॉटम पर यूं। ये है डीप ओशन करंट, मतलब गहरे सागर में चल रही है, सरफेस करंट से नीचे। और जब ये यहां पर चलने लगेंगी तो यहां पर सी लेवल नीचा हो जाएगा, और सतह पर इस तरह की करंट यहां पर इस तरह से अंदर से प्रवाहित है। ये सरफेस करंट है, और ये आपकी इस तरह से प्रवाहित होने लगती है। देखो, इसको इस तरह से भी जोड़ा जा सकता था, यहां पर यूं सरफेस करंट प्रवाहित हो रही है, अटलांटिक टू मेडिटेरेनियन सी, ये है सरफेस करंट, और यहां पर ऐसे डाउन वेलिंग हो रही है, और उसके बाद मेडिटेरेनियन सी में यहां पर डीप ओशन करंट चल रही है, मेडिटेरेनियन सी टू अटलांटिक। इस तरह से करंट प्रवाहित होती है मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक के बीच। लेकिन ये किसका प्रभाव है? ये तापमान का प्रभाव है, सैलिनिटी का प्रभाव, और उसका प्रभाव पड़ा किस पर? घनत्व पर। तो ये एग्जाम्पल यहां पर लिखेंगे, ये आप एग्जाम्पल पढ़ते हो, देखो आप बुक में देखोगे तो ये एग्जाम्पल है, लेकिन उसको अलग अलग करके लिखा हुआ है। तो हमने उस एग्जाम्पल को सही जगह पर फिट किया कि ये रोल किसका है। यहां पर तीन फैक्टर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, टेम्परेचर, दूसरा सैलिनिटी, और तीसरा डेंसिटी। तो हमने इन तीनों को एक साथ ही जोड़ दिया। तो यहां पर ये वाला आपको एग्जाम्पल दो आपको देने थे, एक तो कौन सा दे दिया आपने, एक आपने दे दिया उच्च अक्षांशों का, और एक आपने दे दिया ये मेडिटेरेनियन सी का उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का। इसके बाद अगर आप चाहो तो एक एग्जाम्पल आप और दे सकते हो, वो है विषुवत रेखीय क्षेत्र का। देखो आपके पास 200 वर्ड में लिखना है आपको, विषुवत रेखीय क्षेत्र, बेस है आपके पास। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र का आप एग्जाम्पल दीजिए। यहां पर क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहां पर जो सागरीय जल है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसका प्रसार हो जाता है, आयतन बढ़ जाता है। किसी भी चीज को गर्म किया जाता है तो उसका क्या हो जाता है, ज्यादातर वॉल्यूम बढ़ जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है उसमें। तो यहां पर सागरीय जल का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ते ही उसका घनत्व क्या हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है, और घनत्व कम हो जाएगा तो वो ऊपर उभरा रहेगा, तो सी लेवल यहां पर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। दूसरा, यहां पर रेनफॉल ज्यादा होता है, यहां पर वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है, वर्षा की मात्रा ज्यादा होने की वजह से भी क्या हो जाएगा, यहां पर सी लेवल राइज हो जाएगा। इस वजह से इक्वेटोरियल रीजन में किस वजह से, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है। दूसरा, यहां पर रेनफॉल ज्यादा होने की वजह से सी लेवल क्या रहता है, ज्यादा रहता है। देखो यहां पर इस डायग्राम को देखो, विषुवत रेखा क्षेत्र में टेम्परेचर ज्यादा हुआ, सागरीय जल का आयतन ज्यादा हुआ, आयतन ज्यादा होने की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, उसका सी लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा मैंने लिखा कि यहां पर रेनफॉल ज्यादा होने की वजह से यहां का फिर भी सी लेवल ज्यादा रहता है। इन दोनों फैक्टर से यहां पर, और लिखना हो तो ये भी लिख सकते हैं कि रेनफॉल ज्यादा है तो सैलिनिटी कम है, सैलिनिटी कम है तो फिर से वही क्या हो जाएगा, सी लेवल बढ़ जाएगा। तो ये हम इसमें लिख सकते थे विषुवत रेखीय क्षेत्र वाले में। तो ये तीन का हमने एग्जाम्पल सेट किया, टेम्परेचर का, सैलिनिटी का और डेंसिटी का क्या रोल है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में। देखो अभी तक आपने काफी अच्छा लिख लिया। एक तो देखो अभी तक आपने क्या बताया, विंड को बता दिया, मेन फैक्टर यही है, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है विंड, और दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है डेंसिटी। विंड की वजह से सरफेस करंट प्रवाहित होती हैं, और डेंसिटी में अंतर की वजह से डीप ओशन करंट प्रवाहित होती है।
तो ये दो मेजर फैक्टर जो थे विद एग्जाम्पल आपको लिखना होगा, वो आपने लिख दिए। अब बात करते हैं इसके बाद वाले फैक्टर्स की। इसके बाद तीसरा जो फैक्टर है वो है स्थलखंड, लैंड मास, स्थल। देखो इसको मैं क्यों महत्वपूर्ण मानता हूं। देखो अभी हमने देखा था, इधर देखो यहां पर हमने एक डायग्राम मैंने ऐसे बनाया था यूं, और मैंने बताया था कि यहां पर ये 0 डिग्री है, मान लिया मैंने, समझाने के लिए यहां बना लिया। और यहां पर मैंने आपको बताया था कि यहां पर 30 डिग्री है, और इस क्षेत्र में इस तरह से विंड प्रवाहित होती है जिन्हें हम कहते हैं ट्रेड विंड। और ये महासागरीय क्षेत्र है तो यहां पर भी प्रवाहित हो रही है, इस क्षेत्र में भी ट्रेड विंड है यहाँ। और जब ये बनाएंगे तो अपने साथ जल को प्रवाहित करेंगी, और जल क्या करेगा, ऐसे प्रवाहित होना स्टार्ट जाएगा। इसे हम कहते हैं इक्विटोरियल करंट, इक्विटोरियल विषुवत रेखीय धारा। अब अगर इस तरह की कंडीशन होती तो ये धाराएं ऐसी तो प्रवाहित होती, दक्षिणी गोलार्ध में आता तो ये यहां पर ऐसे प्रवाहित होने लगती। अगर ये आगे लैंड मास ना होता तो ये बिल्कुल क्या करती है, सीधी प्रवाहित। अगर मान लो कि ये लैंड ना होती, यहाँ इस जगह पर ये लैंड ना होती, ये आगे कॉन्टिनेंट ना आता, तो ये सीधा सीधा यूं ही प्रवाहित होती रहती आगे, लगातार यूं बढ़ती जाती, यूं इस तरह से। और अगर ये ना था, आगे ये वापस से घूम के ना आता, तो ये पूरे क्षेत्र में क्या करता है, इस तरह से ओशन करंट प्रवाहित होती। और यहां ऊपर वाला क्षेत्र जो था मैंने आपको बताया था कि ये पछुआ पवनों का क्षेत्र है, तो यहां पर एक जिस तरह से वो वेस्ट विंड प्रवाहित हो रहा था, वो इस एक करंट यूं प्रवाहित होने लगा। ऊपर पोलर ईस्टर्ली है, उसके प्रभाव में एक करंट इस तरह से प्रवाहित होने लगती, क्योंकि यहां पर पोलर ईस्टर्ली प्रवाहित होती है। तो एक तरह से क्या करती, पूरे के पूरे गोला, पूरे के पूरे अर्थ पर तीन ही ओशन करंट प्रवाहित होती, एक ट्रेड विंड के जोन में, दूसरी पछुआ के प्रभाव में, और तीसरी पोलर ईस्टर्ली के प्रभाव में। तीन ही करंट होती, लेकिन सामने क्या है, ये लैंड मास, आगे कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं। तो जब ये कॉन्टिनेंट से टकराती हैं तो टकरा के इनकी दिशा मुड़ जाती है और नई करंट्स उत्पन्न हो जाती है, उनको हम नए नाम देने लगते हैं। तो देखो अगर मैं यहां बात करूं, अब इसको मैं हटा दूं अगर यहां से वापस, कि हम पुरानी कंडीशन में पहुंच जाएंगे। देखो अब क्या होगा, इस लैंडमास से ये टकराएंगी और टकराकर ये उत्तर में मुड़ेंगी और ये दक्षिण में। इसी तरह से ये फिर पवनों के प्रभाव में ये इस तरह से वापस से प्रवाहित होने लगेंगी, आगे फिर कॉन्टिनेंट आ जाएंगे, फिर से ये क्या करेंगे, इधर ले लेंगे और आगे तो हुआ क्या, ये जो लैंड मास सामने आया, तो लैंड मास भी प्रभावित करता है महासागरीय धाराओं की, उसकी उत्पत्ति का एक नया कारण। आपने देखा होगा अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में विषुवत-रेखीय धाराएं प्रवाहित होती हैं। जब वो ब्राजील के तट पर या यूं कहो साउथ अमेरिका के तट पर प्रवाहित होती हैं तो उत्तर की ओर जाती हैं। तो जब उत्तर की ओर जाएंगी तट के साथ साथ, तो कैरिबियन सी में उन्हें बोलते हैं कैरिबियन करंट। इधर छोटे छोटे द्वीप हैं, उनके बाहर से जाती हैं, उन्हें बोलते हैं एंटीलीज करंट। फिर ऊपर जाके वो फ्लोरिडा करंट, फिर गल्फ स्ट्रीम बन जाती है, फिर गल्फ स्ट्रीम ऐसे मुड़ जाती है पछुआ के प्रभाव में, फिर वो आगे जाके टकराती है यूरोप के पास, ग्रेट ब्रिटेन के साथ, तो ऊपर की ओर मुड़ जाती है, उसे हम बोलते हैं नॉर्वेजियन करंट। और जो दक्षिण की ओर मुड़ के आ जाती है उसे रेनेल करंट कहा जाता है। तो देखो कॉन्टिनेंट का प्रभाव हुआ है नहीं, उनसे टकराने के बाद वो कई धाराओं में बढ़ जाती है। तो लैंड मास का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। तो अब यहां पर हम स्थलखंड का लिख देंगे। स्थलखंड क्या करते हैं, ये एक अवरोध की तरह काम करते हैं, और जिससे क्या होती है, धाराओं की, नई धाराओं की उत्पत्ति होती है, उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो लैंड मास भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। पर इसके एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के बारे में लिख सकते हो, रेनल करंट के बारे में आप लिख सकते हो, इनके बारे में यहां आपको एग्जाम्पल देना होगा। तीसरा ये, चौथा होता है कोरियोलिस बल, एफ। अब कोरियोलिस बल की वजह से भी तो धाराओं की उत्पत्ति होती है। कोरियोलिस बल की वजह से उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है और नई तरह की धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगर हम यहां पर बात करें, आपने गल्फ स्ट्रीम सुना होगा, गल्फ स्ट्रीम तरह से देखो, अगर इस तरह से नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो इस तट पर प्रवाहित होती है गल्फ स्ट्रीम, यहाँ पर, और फिर वो
पछुआ पवनों के प्रभाव में और कोरियोलिस बल के प्रभाव में। देखो दो बल काम करते हैं यहां पर, एक तो विंड ने काम किया और दूसरा काम किया कोरियोलिस फोर्स। इसकी वजह से अपने दाईं ओर मुड़ती है, तो यहां पर ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब यहां पर जाती है तो यहां पर जाने के बाद फिर से क्या करती है, ये यहां पर कोरियोलिस बल की वजह से राइट में ये कई सारी धाराओं में टूट जाती है और ये दक्षिण की ओर मुड़ने लगती है वापस से। और जब दक्षिण की ओर मुड़ेगी तो यहां पर मुड़ते मुड़ते ही इसे रेनल करंट भी कहते हैं। और फिर इसी तरह से देखो यहां पर जब आओगे तो नीचे की ओर कैनरी करंट हो जाती है, कैनरी की धारा आपने सुना होगा। और फिर वो ट्रेड विंड के प्रभाव में इधर जाने लगती है, तो उसको क्या करता है, वो कोरियोलिस फोर्स इसको राइट में टर्न करता है, तो ये इस तरह से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के रूप में प्रवाहित होने लगता है। तो कोरियोलिस बल का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, धाराओं की उत्पत्ति में। मान लो एक चीज और समझाता हूं, मान लो कि ये विंड की डायरेक्शन है। अगर विंड की डायरेक्शन ये है तो पानी भी इसी डायरेक्शन में प्रवाहित होना चाहिए, लेकिन कोरियोलिस फोर्स हमेशा इसके क्या करता है, जिस तरफ बल लगता है उसके लंबवत काम करता है, इसको राइट में टर्न कर देता है। तो विंड की डायरेक्शन तो ये है और पानी किस डायरेक्शन में प्रवाहित होता है, इस डायरेक्शन। तो इससे कुछ एंगल बनाते हुए जल प्रवाहित होता है, जिससे धाराओं की उत्पत्ति होती है। तो देखो यहां पर यही हुआ, देखो यहां पर क्या हुआ, विंड की डायरेक्शन ये है और जल प्रवाहित हुआ इस डायरेक्शन में। रीजन कि कोरियोलिस फोर्स ने इस पानी जब गति करने लगा उस पर एक स्यूडो फोर्स की तरह काम किया और उसने इसको राइट में टर्न कर दिया। तो कोरियोलिस फोर्स भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उनकी दिशा में परिवर्तन करता है और धाराओं की उत्पत्ति में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं। तो ये तीन एग्जांपल हो गए। देखो अब इसके बाद हमने क्या लिखा, तो यहां तक हम पहुंच गए थे। पहला हमने लिखा था, पहला हमने लिखा विंड, दूसरा हमने लिखा तापमान, सैलिनिटी एंड डेंसिटी, तीसरा हमने लिखा लैंड मास, चौथा हमने लिख दिया कोरियोलिस फोर्स, और पांचवा हम लिखेंगे ग्रेविटी, गुरुत्वीय बल। अब देखो गुरुत्वीय बल की वजह से क्या क्या होता है। देखो अगर मैं पांचवें फोर्स की बात करूं, ग्रेविटी की, अब गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही ढाल के अनुरूप, ढाल के रूप जल बहता है, और तो जल की डाउन वेलिंग होती है, डाउन वेलिंग वो भी किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। अब इसका रोल क्या है, इसका एग्जांपल क्या लेंगे, देखो हमने बनाया था, बना के समझा देता हूं। अब तो हम यहां पर हमने पढ़ा था कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट प्रवाहित हो रही है यूं, और यहां पर साउदर्न इक्वेटोरियल करंट है, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। जब ये यहां पहुंचेंगी तो इस क्षेत्र में ये पानी को इकट्ठा कर देंगी और यहां से बहा कर ले आएंगी। तो जब पानी यहां पर इकट्ठा हो जाएगा तो यहां पर सी लेवल ज्यादा हो जाएगा, इस क्षेत्र में सी लेवल कम हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ढाल बन गया यूं, देखो इस तरह का ढाल बन गया, ये आपका वेस्ट है और ये ईस्ट था और ये वेस्ट था। अब क्या होगा, इस ढाल के अनुरूप वापस से जल बहना शुरू करता है यूं, इसे बोलते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट, प्रति विषुवत रेखीय धारा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, किसकी वजह से ये बह रहा है, ये ग्रेविटी की वजह से बह रहा है। तो आप लिख सकते हो कि काउंटर इक्वेटोरियल करंट है या प्रति विषुवत रेखीय धाराएं हैं, वो ग्रेविटी के प्रभाव में ही प्रवाहित, क्योंकि ग्रेविटी के प्रभाव में ही ढाल प्रवणता के अनुरूप जल प्रवाहित। इसे ही गिनी के तट के पास गिनी करंट कह देते हैं, अफ्रीका के पास आपने पढ़ा होगा अटलांटिक ओशन में गिनी करंट कहते हैं। तो वो आपको यहां पर उसका एग्जाम्पल दे देना है। दूसरा आप ये डाउन वेलिंग वाला एग्जाम्पल देख सकते हो कि ये वाला, जो डीप ओशन करंट है वो भी इसी वजह से प्रवाहित होती है। यहां पर ये जो डाउन वेलिंग है उसका रीजन भी क्या है, ग्रेविटी है। तो इन दो को आप ग्रेविटी के साथ जोड़ सकते हो, तो ग्रेविटी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये 5 फैक्टर मेजर हैं, प्लस इसके आप एग्जाम्पल दोगे तो काफी सारा कंटेंट आ जाएगा। तो आपने एक तरह से देखा जाए इन 5 में कई सारी चीजों को सम्मिलित कर लिया। देखो एक तो ये फैक्टर हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 फैक्टर तो यही हो गए।
तीनों को अगर अलग अलग लिखते तो ये 5वां फैक्टर हो जाता, फिर ये छठा हो जाता, ये 7वां। 7 फैक्टर बहुत है, मोर देन इनफ, क्योंकि आपके पास जगह भी कम है और समय भी कम है। तो आपको क्या करना है, कंसाइज करना है। इसीलिए मैंने आपको ये पूरा समझाया कि आप किस तरह से इसको लिख सकते हो, विद एग्जाम्पल, विद केस स्टडी। डन है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का जो है पार्ट, हमारे पास जो दूसरा पार्ट है, वो सीधा सीधा पूछ रहा है कि अटलांटिक ओशन की करंट्स के बारे में लिखो। तो आपको नाम लिखना है, प्लस आपको क्या करना है, एक वर्ल्ड का मैप बनाना है और उस पर उन सबको लगा देना। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप क्या करो, मैप बनाओ और उस मैप पर ही उनके नाम लिख दो, क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम उसको बनाएं तो देखो, उसको बना भी सकते हैं, बनाने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैप को कोशिश करना जितना छोटा बना पाओ। यहाँ पे क्या, अब सामने हम क्या करेंगे, ये बना देंगे जीरो वन लाइन का, थोड़ा आपको ध्यान, ये यहाँ, क्योंकि हमें इधर वाला बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अफ्रीका का ये वाला पार्ट हम बनाएंगे। ठीक है? के बाद हम अब हमें करना है, इन पर हमें, यहाँ पर हमें एक एंड बनाना होगा। तो ध्यान में रखना का है, यहाँ पर बनेगा आपका, आपसे आप थोड़ा ऊपर बनेगा ग्रीन, अब सही है। थोड़ी सी आपको लोकेशन ध्यान में रखना है, बाकी परफेक्ट मैप बनेगा। आप देखो यहाँ पर, ये आपका 0 डिग्री है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस क्षेत्र में ट्रेड विंड प्रवाहित होती है, ट्रेड विंड की वजह से यहाँ पर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स प्रवाहित होंगे, फिर वो तट के सहारे सारे ऐसे ऊपर की ओर चली जाए। यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, यहाँ पर छोटे छोटे आपको आइलैंड भी नजर आएंगे। एक करंट क्या करेगी, इसके यहाँ से इन आइलैंड्स के बाहर की ओर से यूं, इस करंट को आप बोलते हो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। और जब ये इन द्वीप समूह से टकराती है तो एक बाहर से हो जाती है, इन द्वीपों को एंटिलीज आइलैंड कहते हैं, जो आपने कैरिबियन आइलैंड सुना होगा। ये कैरिबियन आइलैंड के एक बाहर से जाती है और एक अंदर से जाती है, तो बाहर वाली को बोलते हैं एंटिलीज करंट। और जो इधर कैरिबियन सी में आ गई, इस करंट को बोलते हैं कैरिबियन करंट, क्योंकि यहां पर कैरिबियन सी है। तो कैरिबियन सी में कैरिबियन करंट, और बाहर की ओर जो चलेगी उसे बोलते हैं एंटिलीज करंट।
क्योंकि ये जो द्वीप है इनको बोला जाता है एंटीलीज आइलैंड। तो एंटीलीज द्वीप के बाहर की ओर चलने वाली होगी एंटीलीज। अब ये इधर मैक्सिको की खाड़ी में और इधर से प्रवाहित होगी, और ये देखो ये फ्लोरिडा है, और यहां से जब ये ऐसे बाहर निकलेगी तो इस करंट को बोलते हैं, यहां वाले को फ्लोरिडा करंट, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरिडा स्टेट है, यहां से जो बाहर निकलती है उसे बोलते हैं फ्लोरिडा करंट, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पर फ्लोरिडा करंट के रूप में चलेगी, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाएगी तो यहाँ पर वेस्टर्लीज विंड के प्रभाव में आ जाएगी, पछुआ पवनों के प्रभाव में। और पछुआ पवने और कोरियोलिस फोर्स इसको यहाँ पर धीरे धीरे क्या करेगा, मोड़ देगा अपनी दाईं तरफ। एक यहाँ पर हमें न्यू फाउंडलैंड को भी बनाना होगा। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम हम जानते हैं फाउंड। अब ये यहाँ से यूं जाएगी और यहाँ पर ऐसे धीरे धीरे ये अपनी डायरेक्शन को ऐसे चेंज के प्रभाव तरह से ये यहाँ पर ये ग्रेट ब्रिटेन के पास पहुंचे। ये हुआ क्या, यहाँ पर कौन सी विंड थी, वेस्टर्लीज थी, और इसे बोला जाता है यहाँ वाले को गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम के रूप में ऊपर की ओर जा रही है। पहले ये फ्लोरिडा करंट थी और उसके ऊपर केप हैटरेस के बाद इसे गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। तो ये गल्फ स्ट्रीम के रूप में ऊपर की ओर जाती है, और जैसे जैसे इस पर पछुआ का प्रभाव पड़ता है और कोरियोलिस बल इस पर राइट की तरफ इसको क्या करेगा, काम करेगा और इसको ऐसे मोड़ेगा, तो ये यूं राइट की ओर ऐसे मुड़ने लगती हैं, और इसे बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम भी कह दिया जाता है, या इसे बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी कह देते हैं, गल्फ स्ट्रीम भी कह देते हैं। तो ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में राइट की ओर जा रही है। इसके बाद क्या होगा, इसकी एक शाखा ऐसे यहां पर इससे टकराने के बाद ये उत्तर की ओर जाने लगती है, इसे बोलते हैं नॉर्वेजियन करंट। नॉर्वेजियन करंट, क्योंकि ये नॉर्वे के तट पर प्रवाहित होती है इसीलिए इसको बोलते हैं नॉर्वेजियन करंट। अब यहां पर देखो फिर से क्या होगा, यहां पर कोरियोलिस बल इसको वापस से क्या करेगा, दाईं ओर मोड़ेगा, तो ये यहां पर ये बिस्के की खाड़ी है, बिस्के की खाड़ी से ये प्रवाहित होगी, इसे बोलते हैं रेनेल करंट, आरसी, मतलब रेनेल करंट कहा जाता है। और एक यहां से यूं, ये तो कोरियोलिस फोर्स इन्हें ऐसे राइट में टर्न कर ही रहा है, तो ये इस तरह से बाहर निकलेगी और ये सब आपस में यहाँ पर वापस से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में मुड़ेगी। यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर ट्रेड विंड प्रवाहित होती है। इस क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कौन सी विंड है, ट्रेड विंड। यहाँ पर ट्रेड विंड प्रवाहित होती है। तो ट्रेड विंड के प्रभाव में क्या होगा, यहाँ का जो गर्म जल है वो बहकर इस डायरेक्शन में यहाँ आ जाता है। तो जब यहाँ का गर्म जल यहाँ बहकर आ जाएगा तो यहाँ पर नीचे का ठंडा जल ऊपर आ जाएगा, अपवेलिंग जो हमने पहले पढ़ा था, एक डायग्राम बनाया था मैंने, डाउन वेलिंग, अप वेलिंग, डीप ओशन करंट, सरफेस करंट वाला। तो यहाँ का जो सतही जल बहकर यहाँ आया तो यहाँ का जल तो बह गया, सी लेवल नीचा हो जाएगा, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए नीचे से पानी ऊपर आता है। तो जो नीचे से पानी ऊपर आएगा उसकी वजह से यहाँ पर ठंडी जलधारा बहती है, क्योंकि नीचे का जल ठंडा है। वो जब ऊपर आएगा तो यहाँ पर एक ठंडी जलधारा बहने लगती है जिसे बोलते हैं कैनरी करंट, सी। तो ये कैनरी करंट यहाँ पर प्रवाहित होती है। तो देखो एक पूरा का पूरा सर्कुलेशन बन गया, यहाँ पर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यहाँ पर कैरिबियन करंट, यहाँ पर एंटीलीज करंट, ये फ्लोरिडा करंट, ये गल्फ स्ट्रीम, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये नॉर्वेजियन करंट, ये रेनल करंट और ये कैनरी करंट, ये ठंडी जलधारा। और ये वाली कैसी है, ये गर्म जलधारा। एक तो यहां तक आपको ये ध्यान रखना। दूसरा, एक शाखा इसकी यहां पर ऐसे मुड़ जाती है, यहां पर, इसे बोलते हैं इरमिंगर करंट। ये आइसलैंड है, इसके दक्षिणी भाग से एक ऐसे करंट मुड़ती है, इस नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का ही एक भाग ऐसे मुड़ जाता है इसके नीचे, क्योंकि यहाँ पर मिड ओशनिक रिज है, तो उससे टकराने के बाद ये इस तरह से मुड़ जाता है, इसे बोलते हैं इरमिंगर करंट। ये भी वार्म करंट है, गर्म करंट है, क्योंकि ये यहां से पानी ऊपर ले जा रही है। इसके अलावा यहां पर एक और करंट है, इसका नाम है, यहां पर प्रवाहित होती है इस जगह पर, यहां पर, इसे कहा जाता है ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। ग्रीनलैंड के ईस्टर्न पार्ट में, तो इसे बोलते हैं ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, और ये यूं प्रवाहित होती है यहां। और यहां से एक करंट आती है जिसका नाम है लैब्राडोर करंट। ये दोनों क्या करती हैं, आपस में मिल जाती हैं, यहां पर इस जगह पर आती हैं, यहां पर ये जो आपका न्यू फाउंडलैंड है इसके पास ये आकर, इसे बोलते हैं लैब्राडोर करंट। और इस लैब्राडोर करंट में ही ये ईस्ट ग्रीनलैंड करंट मिल जाती है, दोनों मिलके कहां आती हैं, इस गल्फ स्ट्रीम की मिल जाती है, और लैब्राडोर करंट आपस में मिलती है। इस लैब्राडोर करंट में ही ईस्ट ग्रीनलैंड करंट मिल जाती है, दोनों ठंडी जलधाराएं, क्योंकि देखो ऊपरी भाग से आ रही है। तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एक लैब्राडोर करंट है जो कि ठंडी जलधारा है,
इधर ईस्ट ग्रीनलैंड करंट है, वो भी एक ठंडी जलधारा है, ये आती है इसके साथ मिल जाती है और फिर दोनों लैब्राडोर करंट के रूप में यहां पर गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती हैं न्यू फाउंडलैंड के तट के पास। और इसी वजह से यहाँ पर घना कोहरा रहता है, ठंडी और गर्म जलधारा मिल रही है। यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए ये मत्स्य पालन के लिए बहुत ही उपयोगी क्षेत्र है। तो ये आपको पूरा का पूरा थी इसकी जलधाराएं, ये है नॉर्थ अटलांटिक की जलधाराएं। देखो ये पूरा का पूरा उसी का सेक्शन, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह का आप डायग्राम बना सकते हो, साथ के साथ आप नाम भी लिख सकते हो। अब अगर हम बात करें दक्षिणी अटलांटिक की, तो दक्षिणी अटलांटिक में देखो क्या होगा, यहां पर वापस से चलेगी साउथ इक्वेटोरियल करंट। यहां पर साउथ इक्वेटोरियल करंट इस तरह से प्रवाहित होती, और इसकी एक शाखा यहां टकराएगी, एक तो वापस क्या करेगी, इस एक शाखा उत्तर की ओर चली जाती है टकरा के, क्योंकि यहां पर तट की आकृति इस तरह की है। तो एक शाखा तो इससे टकरा के उत्तर की ओर चली जाएगी, एक ऐसे दक्षिण की ओर ऐसे मुड़, इसे हम बोलते हैं ब्राजीलियन करंट, या बोलेंगे ब्राजीलियन करंट, यहाँ नीचे की ओर आती है, ये गर्म जलधारा। इसके अलावा देखो यहां पर आपने ब्राजील के पास या उसके दक्षिण में आपने देखा होगा साउथ अमेरिका के इधर, यहां पर फॉकलैंड आइलैंड है, फॉकलैंड द्वीप जो है। तो यहां से एक ठंडी जलधारा दक्षिण से आती है, जैसे ऊपर से लैब्राडोर आ रही थी, ये दोनों आपस में यहां पर ऐसे मिलती हैं, और फिर ये देखो यहां पर क्या होगा, वापस से देखो यहां पर भी तो पछुआ पवनें प्रवाहित होंगी, तो ये पछुआ के प्रभाव में ये भी ऐसे मुड़ना शुरू करेगी, और कोरियोलिस बल के प्रभाव में, और इसी के साथ ये जो नीचे से फॉकलैंड करंट आ रही थी, ये भी ऐसे मिल जाएंगी, और ये दोनों एक साथ यहां प्रवाहित होने लगती हैं। और फिर ये कोरियोलिस बल के प्रभाव में इधर भी मुड़ने लगती है कुछ पार्ट और कुछ, और जब ये यहां पहुंचती हैं तो वापस से ये ट्रेड विंड के प्रभाव में आ जाती हैं, और ये यूं प्रवाहित होना हो जाएंगी, ये साउथ इक्वेटोरियल। जैसे यहां पर कैनरी करंट ठंडी जलधारा थी, यहां पर बेंगुला करंट है, यहाँ पर एक बेंगुला शहर है, बंदरगाह है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है बेंगुला करंट। और इसमें भी ट्रेड विंड का रोल है, ट्रेड विंड यहां से जल को बहाकर इधर ले जाएंगी तो नीचे का ठंडा जल ऊपर आ जाएगा, ऊपर आने की वजह से यहाँ पर एक ठंडी जलधारा का निर्माण होता है, जिसे हम बेंगुला करंट कहते हैं। और ये जो इस तरह से प्रवाहित हो रहा था, इसे हम कहते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, पछुआ पवन प्रवाह, और नीचे की यहां पर नीचे अंटार्कटिक है। तो ये देखो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, ये दक्षिणी अटलांटिक की करंट्स हैं। तो देखो यहां पर कौन सी हुई, साउथ इक्वेटोरियल करंट, यहां पर ब्राजीलियन करंट, यहां पर फॉकलैंड करंट, ये फॉकलैंड द्वीप यहां पर है, और इसके बाद ये दोनों मिलकर पछुआ के प्रभाव में वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के रूप में प्रवाहित होती हैं। इसके कुछ जल को कोरियोलिस फोर्स ऐसे उत्तर के ऊपर की ओर मोड़ देता है अपने बाईं ओर, और फिर ये यहां पर ट्रेड विंड के प्रभाव में आने की वजह से ये पानी यहां से हट जाता है, तो नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है, जिससे बेंगुला करंट बनती है, और वो वापस से साउथ इक्वेटोरियल करंट के रूप में प्रवाहित होने लगता है। और ये पूरा का पूरा आपकी क्या है, करंट्स है यहाँ की। अब देखो एक चीज जो रह गई हमारे यहाँ, यहां पर जब पानी इकट्ठा हो जाएगा, ये वापस से यहां प्रवाहित होने लगेगा इस तरह से, इस डायरेक्शन में। यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर जल इकट्ठा होगा तो वापस से इस डायरेक्शन में क्षतिपूर्ति के लिए जल प्रवाहित होता है ग्रेविटी के प्रभाव में, क्योंकि देखो ये दोनों की दोनों यहाँ कन्वर्ज हो रही हैं, तो यहाँ सी लेवल बढ़ जाएगा, एक ढाल प्रवणता बन जाएगी, यहाँ सी लेवल ज्यादा, यहाँ सी लेवल कम, तो उल्टी डायरेक्शन में एक जल धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे हम बोलते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। और ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट यहाँ पर देखो, यहाँ गिनी का तट है, यहाँ पर गिनी एक देश है, तो उसके नाम पर इसको बोलते हैं गिनी करंट इस जगह। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, अटलांटिक ओशन की करंट होगी, उत्तरी की और दक्षिणी। तो आपको ये ध्यान में रखना है, और इस तरह से आप एक डायग्राम बना दोगे, डायग्राम बनाने के बाद आप वर्ल्ड के मैप पर इसको बता दिया, या तो यही नाम लिख दो, या अलग से अब चार्ट बनाना तो चार्ट बना सकते हो, इस तरह से बना। लेकिन अगर ये मैप बना दोगे वर्ल्ड का, उस पर इनको नाम लिख दोगे, तो ये बढ़िया से आपको मार्क्स दिला देगा कि आपने वर्ल्ड का मैप भी बना दिया और उस पर उनको लिख भी दिया, मार्क भी कर दिया। अब लास्ट में हम लिखेंगे इनका कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है,
ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जो ओशन करंट्स हैं इनके पैटर्न में चेंज हो रहा है, के पैटर्न में इनके प्रतिरूप में परिवर्तन देखने को, अतः इनके फिर क्या करेंगे, पैटर्न में परिवर्तन हो रहा है ये तो लिख दिया, फिर क्या करेंगे, अतः इनके जलवायु पर, बायोडायवर्सिटी पर, मानव पर पड़ने वाले प्रभावों की बेहतर समझ के लिए इनका ग्लोबल वार्मिंग के साथ अंतर या यूं के ग्लोबल वार्मिंग के साथ इनके संबंधों का अध्ययन आवश्यक है। देख सकते हैं क्या ग्लोबल वार्मिंग के साथ ओशन करंटों की अंतरक्रिया की बेहतर समझ, तो सबसे पहले लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण ओशन करंट के प्रतिरूप में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इनके मानव पर या यूं के इनके जलवायु पर, सागरीय जैव विविधता पर और मानवीय प्रभावों को समझने के लिए या उनकी बेहतर समझ के लिए इनके आपसी अंतर संबंधों को भी समझने की आवश्यकता है। तो ये आप इसमें लिख सकते हो इसके कंक्लूजन में, क्योंकि करंट से जोड़ना है तो आप इसको करंट से जोड़ सकते हो क्योंकि एएमओसी स्लो हो रहा है, तो यहां पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या बन गया, एक आंसर बन गया डिटेल में। देखो हमें बहुत टाइम लग गया, कितना समय लगा, कम से कम मुझे लगता है 51 मिनट 50 मिनट लग गए। इसी तरह से देखो आंसर राइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि मैं यहां आऊं और एक मॉडल आंसर लिखा हुआ है उसको पढ़ दूं। मैंने कहीं से कुछ नहीं देखा, बिना देखे देखो मैंने भी सोच सोच के लिखा है, कुछ एरर होती हैं बोलते वक्त, मुझसे भी कुछ एरर हो जाती हैं, लेकिन आप जब लिखोगे, जब मैं आपको लिख के दिखाऊंगा तभी आप भी हिम्मत कर पाओगे कि आप भी लिख पाओगे। मैं लिख सकता हूं तो आप भी लिख सकते हो। कुछ नहीं करना, टॉपिक के बारे में बेहतर समझ होनी चाहिए, आपने उसको रफली याद हो आपको कि हाँ ये इसके बाद ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट, इनमें से हमें निकाल कर ये वाले पॉइंट लिख देने। तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है आंसर राइटिंग। आपको उसकी 3 हेडिंग लिखनी है, एक इंट्रो, फिर हमें मेन बॉडी, और फिर हमें लिखना है उसका कंक्लूजन, और इन्हीं पे विचार करना है हमें। इंट्रो में हम डेफिनेशन से लाएं, करंट से लाएं, वो भी आगे देखेंगे, धीरे धीरे और आएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम देखते जाएंगे। मेन बॉडी में हमें ज्यादा से ज्यादा उसके डायमेंशंस को खोलना है, उसके पार्ट और सब पार्ट में डिवाइड करना है। फिर तीसरा पार्ट जो हमारा हो जाता है कि कंक्लूजन। कंक्लूजन को कोशिश करो कि अगर आप करंट अफेयर से जोड़ सको, कोई प्रॉब्लम को बता सको, कोई सॉल्यूशन को बता सको, ये आपका क्षेत्र होता है। तो इस तरह से हम आंसर को फॉर्मेट करते हैं और उसको लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।